स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि नेट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही भू-आकृति विज्ञान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह है भू-आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। भू-आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं करने से पहले हमें भू-आकृति विज्ञान की परिभाषा जाननी ज़रूरी है कि भू-आकृति विज्ञान कहते किसे। जैसे कि शब्द जो है वो भू-आकृति विज्ञान से ही स्पष्ट होता है कि भू की जो आकृति है उसका जो अध्ययन है, उसका जो विज्ञान है, उसे हम भू-आकृति विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा, अगर इसकी फॉर्मल परिभाषा देखें हम, भू-आकृति विज्ञान या भू-आकृतियों के उद्भव के कारण एवं प्रभाव के आधार पर किया गया वैज्ञानिक अध्ययन भू-आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी एक तो इसमें उद्भव किसका, भू-आकृतियों का, और इन उद्भव के जो कारण हैं और प्रभाव, उनके आधार पर किया गया जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम भू-आकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। ये इंग्लिश की जो शब्द है, इसको भू-आकृति विज्ञान है, ये आंग्ल भाषा का जो शब्द है जियोमॉर्फोलॉजी, उससे लिया गया है। और जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये 3 शब्दों से मिलके बना है। जैसे जियो का मतलब अर्थ या पृथ्वी, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म या आकृति, और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स या वर्णन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें भू आकृति का वर्णन करते हैं, यानी पृथ्वी पे बनने वाली जो भी आकृतियां हैं, बनी हुई आकृतियां, उनका हम वर्णन करते हैं, और उस वर्णन या उस वैज्ञानिक अध्ययन को हम भू-आकृति विज्ञान कहते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी संकल्पना है, संकल्पना का मतलब जो ऐसी संकल्पनाएं हैं ये जो हम पढ़ेंगे, जो भू-आकृति विज्ञान का आधार बनाती हैं, उसके अध्ययन की एक रूपरेखा बनाती हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है एक रूपतावाद की संकल्पना। एक रूपतावाद, इसकी परिभाषा अगर देखें हम, जो इसका शाब्दिक वर्णन है वो क्या है, वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि वर्तमान समय में जो भी भूगर्भिक यानी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस या रूल्स, नियम जो कार्यरत है, वे समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे। इससे पहले, आज से पहले जो भी पूरा हमारा भूगर्भिक इतिहास था उसमें यही प्रक्रम और यही नियम कार्यरत थे। यहाँ तक का जो सिद्धांत है, अगर यहाँ तक की बात करें, परंतु से पहले का ये वाला सिद्धांत जो है ये हटन ने दिया, और उनका हटन का जो सिद्धांत है वो एक रूपतावाद का सिद्धांत कहलाता है कि शुरू से लेके अंत तक, जो अभी वर्तमान तक जो भी पृथ्वी पर भूगर्भिक प्रक्रम, प्रोसेसेस, जो भी एजेंट्स काम करते रहे, जो भी कारक काम करते रहे, वो या नियम जो जिनके तहत वो काम करते रहे, वो समस्त जो भी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अभी तक वे वही नियम और वही प्रक्रम थे। ठीक है। लेकिन इसके आगे इसको मॉडिफाई कर दिया गया इनके सिद्धांत को, क्योंकि हटन, जो जेम्स हटन थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनमें उन्होंने ये माना कि जिस इंटेंसिटी, जिस तीव्रता, जिस तरह से वो काम पहले कर रहे थे वैसे ही वर्तमान में कर रहे हैं। मतलब शुरू से लेके अभी तक, जैसे वर्तमान में मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर कि निम्नवर्ती अपर्दन की क्रिया ज़्यादा हो रही है, तो उनका ये कहना था कि वो पहले भी इसी स्पीड से निम्नवर्ती अपर्दन हो रहा था, इसी गति से हो रहा था, और आज भी उसी गति से हो रहा था। लेकिन बाद में इन सिद्धांत को उनका भ्रामक माना गया, और इस भ्रामक सिद्धांत को बाद में सही किया गया, और उसमें एक ये लाइन जोड़ गई कि उनकी सक्रियता में अंतर था। समझ गए आप बात। तो एक रूपतावाद की जो संकल्पना है अब वो मॉडिफाई हो गई, और मॉडिफाई होने के बाद वो क्या हो गई कि वर्तमान समय में जो भी भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। यानी कहीं पर अगर मान लो अभी ग्लेशियल टोपोग्राफी या हिमनदीय स्थलाकृति पाई जा रही है और उसकी सक्रियता काफ़ी अधिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राचीन समय में या बहुत पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति वहाँ पर वही प्रक्रम थे या उस स्थान पर वही
सक्रियता से वही वाला प्रक्रम काम कर रहा था, है ना। समझिए, मान लीजिए भारत के क्षेत्र हैं हमारे, जैसे तलचर का क्षेत्र है उड़ीसा में, वहाँ पर हमें प्राचीन समय में ये ज्ञान मिलता है, ये हमें सूचना मिलती है फॉसिल्स के अध्ययन पे, जीवाश्मों के अध्ययन पे, शैलों के अध्ययन पे, कि पहले कभी वहाँ पर क्या था, ग्लेशियल था या ग्लेशियल टोपोग्राफी थी, या हिमनद वहाँ पे कार्य करते थे। हिमनद के द्वारा हुई हुई जो स्क्रैचेस होते हैं ना, जो खरोंचे हैं, वो चट्टानों पर मिलती हैं। तो लेकिन अभी वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ तो दूसरे तरह की टोपोग्राफी, स्थलाकृति दूसरी। ऐसे ही राजस्थान के रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ में हम कुछ शैलें ऐसी भी मिलती हैं जो ये बताती हैं कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत ही सघन क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था, या क्या प्रणाली थी, नदी की प्रणाली थी, और वहाँ पे काफ़ी सघन वन भी थे। परंतु अब वहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलता है। तो जो प्रक्रम वहाँ पे कार्यरत थे, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे, उनकी तीव्रता चेंज हुई, परिवर्तित हुई, और दूसरा एजेंट काम करने लगा। तो हमको ये समझना है कि जो भूगर्भिक प्रक्रम थे वही काम कर रहे हैं जो पहले वाले थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर आ गया, या उनका स्थान परिवर्तित हो गया, या वो दूसरी जगह काम करने लग गए, बट उनकी तीव्रता जो भूगर्भिक प्रक्रम की थी बदल गई। यानी भूगर्भिक प्रक्रम तो वही है, हिमनद की स्थलाकृति, नदी की स्थलाकृति, या कोस्टल टोपोग्राफी, यानी वो जो होती है ना सागरी तरंगे, उनके द्वारा बनने वाले जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, या पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, वो सब अब भी मिलती हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में भी अंतर है, और अलग अलग स्थान पे कभी कौन सा एजेंट सक्रिय हो जाता है, कभी कौन सा प्रक्रम सक्रिय हो जाता है, कहीं पर कौन सा नियम अधिक सक्रिय हो जाता है। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत को हम इसको इस सेंस में देखना होगा। इसी सिद्धांत को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहा जाता है, एक रूपतावाद का सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसको इसकी परिभाषा होगी, द सेम फिजिकल प्रोसेसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम, ऑल्दो नॉट नेसेसरीली विद द सेम इंटेंसिटी एज नाउ। थॉर्नबरी ने इसको मॉडिफाई किया और उसने कहा कि पहले वाले जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, दे स्टिल ऑपरेट बट नॉट नेसेसरीली विद द सेम इंटेंसिटी। यह संकल्पना जो है, ये वर्तमान समय में जो हमारी मॉडर्न जियोलॉजी समझते हैं ना, भूगर्भ विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है, और इसे एक रूपतावाद के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे जेम्स हटन के द्वारा 1785 में किया गया। उसके बाद 1785 में उन्होंने दिया। 1802 में प्लेफेयर ने इसका परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया, जो हमने अभी पढ़ा था ना, परिमार्जित रूप, कि वही प्रक्रम काम करते रहे हैं परंतु उनकी तीव्रता में अंतर आया है। तो ये परिमार्जन हुआ उसका 1802 में। और चार्ल्स लेयल जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में इस सिद्धांत को बहुत स्थान दिया, इसको काफ़ी फेमस किया, और इसीलिए ये पहला सिद्धांत माना जाता है, काफ़ी आधारभूत सिद्धांत है किसका, हमारा भू आकृति विज्ञान का। अब इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है हटन का एक और कथन, वो कहते हैं प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है। इसका मतलब क्या है कि अगर वर्तमान में जो प्रक्रम कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में जो एजेंट काम कर रहे हैं, जिस तीव्रता से काम कर रहे हैं या जैसे भी कार्य कर रहे हैं, उनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि भूत में यहाँ क्या था, भूतकाल में यहाँ पर क्या था। तो इसीलिए उन्होंने बोला प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। हटन का ये बहुत फेमस कथन है। अर्थात वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम कार्यरत हैं, मतलब आप समझिए इस बात को कि वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम, मान लीजिए किसी स्थान पर हमको बहुत गहरे गहरे खड्ड मिल रहे हैं, या समझिए बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मिल रहे हैं, यानी नवीन स्थलाकृति मिल रही है, तो वही प्रक्रम भूत में भी कार्यरत थे, ठीक है। और अतः वर्तमान के समय के प्रक्रमों तथा स्थलाकृतियों के आधार पर भूत के इतिहास को संवारा जा सकता है। मतलब वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ पे जो भी हमको प्रक्रम वर्तमान समय में देखने को मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं, या ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूतकाल में इस जगह का इतिहास क्या रहा होगा।
अब इसके साथ ही जेम्स हटन ने एक और चीज़ बोली, ये सब पहले सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पहला सिद्धांत कौन सा था हमारा, हम पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट सिद्धांत ये वाला यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, या फिर जिसको हम क्या कहेंगे हिंदी में एक रूपतावाद की संकल्प। तो एक रूपतावाद से जुड़े हुए हैं ये सारे जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बाद हम जो चीज़ पढ़ चुके वो है वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हमारा भूगर्भिक प्रक्रमों का चक्रीय रूप। यह भी जेम्स हटन का एक काफ़ी फेमस बात है। उन्होंने ये कहा हटन ने कि भूपटल को प्रभावित करने वाले प्रक्रम जो है वह प्रायः चक्रीय रूप में कार्य करते हैं। चक्रीय रूप में मतलब मान लीजिए कोई स्थान है जो समतल मैदान है, वो उत्थित होकर एक छोटा पर्वत बना, उसके बाद बड़ा पर्वत बना, लेकिन उसके ऊपर अपर्दन भी कार्य करने लगा और धीरे धीरे अपर्दन करते करते वह चीज़ वापस एक प्लेन सरफेस या पेनी प्लेन बन गई, फिर उसके अंदर उत्थान हो गया। तो ये चक्र है और भूपटल को प्रभावित करने वाले जो प्रक्रम है वो चक्रीय रूप में कार्य करते हैं। हटन ने बताया कि प्रकृति का जो स्वभाव है वह क्रमित है, मतलब हमको एक प्रकृति के अंदर ऑर्डरलीनेस देखने को मिलती है, नेचर में एक सिस्टम है, अर्थात प्रकृति जो है उसका विकास जो है क्रमिक रूप में होता है या ऑर्डरली रूप में होता है। ऑर्डरली का मतलब समझते हैं, एक सिस्टमेटिक रूप में संपादित होता है। उन्होंने बताया कि प्रकृति अत्यधिक व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना सिस्टम की चीज़ है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, आनुषांगिक है, कोहेरेंट है, हर चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन है और युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त का मतलब हम उसका एक एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीज़न है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विध्वंस का प्रतिफल रचना और रचना का प्रतिफल विध्वंस हुआ करता है। मतलब विध्वंस है तो उसका रचना शुरू हो जाएगी और रचना हुई है तो उसका विध्वंस भी होना शुरू होगा। हटन ने इसी के साथ उनके जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का सिद्धांत है या जिसको हम एक रूपतावाद का सिद्धांत कहते हैं, उसके साथ ही एक अमूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ना प्रारंभ का कोई लक्षण है, ना तो अंत की कोई आशा है। यानी आप किसी भूगर्भिक स्थलाकृति को अगर देखते हैं या आप एक टोपोग्राफी को देखते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कब उत्थित हुई, कब इसका पतन हुआ, कब पुनः उत्थित हुई, कब वो इसके ऊपर अपर्दन हुआ। तो एक साइक्लिक रूप पाया जाता है, एक चक्रीय रूप पाया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे ना तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई आशा है। इंग्लिश में नो वेस्टीज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड। यानी अब इसको थोड़ा समझिए, प्रत्येक भूगर्भिक प्रक्रम अपने पिछले इतिहास में कई चक्र पूर्ण कर चुके हैं, परंतु यह बताना कि अमुक भूगर्भिक प्रक्रम कब पहली बार कार्यरत हुआ था तथा जो प्रक्रम इस समय कार्यरत है उनका अंत कब होगा, नितांत कठिन कार्य है। समझिए जैसे अरावली है, अरावली के एग्जाम्पल से हम समझे कि अरावली जो है आज हमको दिखती है कि काफ़ी अपर्दित और एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, परंतु आप ये जानें कि अरावली का 3 बार उत्थान और 3 बार उसका ये जो तीसरी साइकिल है उस तीसरी साइकिल में उसका ये अवनमन हुआ है या उसका डिग्रेडेशन हुआ है। तो हम कहीं पर भी ये सेट नहीं कर सकते कि भाई ये तो शुरुआत है इसकी भूगर्भिक प्रक्रम की और ये इसका अंत है। तो इसीलिए साइक्लिक बताया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने इसको चक्रीय बताया और इसीलिए कहा कि ना प्रारंभ का कोई लक्षण है और ना ही अंत की कोई आशा है। अब ये पहला हमारा संकल्पना जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उससे कई चीज़ें जुड़ी हुई थी, हमने कर ली। अब है शैलिकी की संकल्पना। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट संकल्पना है। ये कह रहे हैं कि चट्टान जो है भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवावशेष उनके पृष्ठ हैं। यानी पृथ्वी का जो इतिहास है उसकी अगर कोई पुस्तक माने तो वो तो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, और रॉक्स के अंदर जो जीवावशेष, जीवाश्म या जो फॉसिल मिलते हैं वो उनके क्या है, पृष्ठ है। रॉक्स आर द बुक्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड फॉसिल्स आर द पेजेस ऑफ दीज बुक्स। अब इसको कैसे समझेंगे हम? आप समझिए, मान लीजिए कोई चट्टान है,
तो जो चट्टान है किसी क्षेत्र की, वो अपने आप में इतनी इन्फॉर्मेशन रखती है कि हम उसको पुस्तक कह सकते हैं, कि वो पूरे इतिहास को बता सकती है। और आयु बताती है वो, कि किस समय उसका निर्माण हुआ, उसके अंदर कौन से केमिकल हैं, कितनी गहराई से वो आई है, कौन से उसके अंदर खनिज हैं। ये सब चट्टान के अंदर हमको देखने को मिलता है। और उस चट्टान के जो इम्पोर्टेंट पृष्ठ हैं वो हैं जीवावशेष, फॉसिल जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जीवों के अवशेष हैं, उनके स्केलेटन या अस्थि पंजर हैं, वो भी ये बताते हैं कि उस चट्टान का निर्माण कब हुआ और जिस समय निर्माण हुआ उसका काल बताते हैं। और साथ ये बताते हैं कि उस समय कैसी जलवायु थी। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी बड़े पेड़ का अवशेष मिल रहा है जो कि किसी सघन क्षेत्र में पाया जाता है या सघन वनस्पतिक क्षेत्र में होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा ड्रेनेज पैटर्न रहा होगा, वहाँ पे अच्छी वर्षा होती होगी, तभी वहाँ पर सघन वनस्पति वाला क्या मिलेगा, पेड़ मिलेगा। तो इसीलिए जीवावशेष तो पृष्ठ हैं और चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। भौमिकीय संरचना की संकल्पना। स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण कारक होती है और उनमें किसमें, स्थल रूपों में प्रतिबिंबित होती है। मतलब जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी चट्टान किस प्रकार की है, कैसे बनी हुई है, इग्नियस है, आग्नेय है या मेटामॉर्फिक है, कायांतरित है या अवसादी है, जिस तरह की शैल होगी उस तरह का हमको क्या मिलेगा, वहाँ पर स्थलाकृति या लैंडफॉर्म मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे कैनियंस मिल रही हैं, कैनियंस का मतलब खड्ड मिल रहे हैं, नदी के द्वारा निर्मित खड्ड, तो खड्ड उसी क्षेत्र में निर्मित होंगे जहाँ पर कि चट्टानें काफ़ी कठोर होंगी। अन्यथा क्या होगा, सारी चट्टानें कट जाएंगी, गहरे खड्ड नहीं बन पाएंगे। तो यह सिद्धांत भी, यह संकल्पना भी W.D. थॉर्नबरी के द्वारा दी गई। फिर है भूआकृतिक प्रक्रम की संकल्पना। भूआकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थल रूपों का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे भूआकृतिक प्रक्रम यानी जियोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस मान लीजिए जैसे नदी की बात करें, नदी जो है वो स्थल रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ती है। जिस क्षेत्र से बहती है मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि नदी अपने अलग ही तरह के स्थल रूप बनाती है। जब वह अपनी युवावस्था में होती है तो प्रपात बनाती है, वह खड्ड बनाती है, कैनियन बनाती है, गॉर्ज बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। जब मैदानों में आती है तो बाढ़ का मैदान बनाती है, विसर्प बनाती है, ठीक है, और ऐसी वो लेवीज़ बनाती है, प्राकृतिक तटबंध बनाती है। और फिर जब वो अंत में पहुंचती है तो वहाँ पे डेल्टा बनाती है, ब्रेडेड रिवर बनती है, या हम क्या कहते हैं उसको, गुम्फित नदी का निर्माण होता है। तो ये सब एक नदी के द्वारा ही बनता है। ये सारे जो स्थल रूप हैं, अभी आप सोचें कि ग्लेशियर बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये पवन के द्वारा बनेंगे, नहीं बनेंगे। तटीय स्थलाकृति यानी जो सागरी वो तरंगे उनसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो यानी हर भूआकृतिक प्रक्रम जो है वह स्वयं का एक स्थल रूपों का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। क्या विकसित करता है? एक विशिष्ट समुदाय विकसित करता है और विशेष छाप छोड़ता है। उसकी अपनी एक पहचान होती है उस भूआकृतिक प्रक्रम की, जो कि दूसरा भूआकृतिक प्रक्रम नहीं कर सकता। Geomorphic processes leave their distinctive imprints on landforms, and each geomorphic process develops its own characteristic assemblage of landforms. W.D. थॉर्नबरी again, उन्होंने ही कहा ये थॉर्नबरी ने। अवस्था की संकल्पना। अवस्था की संकल्पना, जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, कृत्रिम स्थल रूपों उन जिनके विकास, ये कृत्रिम नहीं होगा, ये सॉरी, ये है क्रमिक।
ये गलत हो गया, ये क्रमिक होगा यहाँ पे। क्रमिक स्थल रूपों जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशेषताएं होती हैं का निर्माण होता है। तो इनका ये कहना है कि जैसे ही भूतल पर अलग अलग तरह की अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, जैसे ही किसी चीज़ का उत्थान होता है, अपरदनात्मक कारक, पवन भी काम करने लगती है, नदी भी काम करने लगती है, तो क्रमिक स्थल रूप बनते हैं, सीक्वेंशियल। जैसे मैंने नदी के केस में आपको बताया कि युवावस्था में अलग बनते हैं, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में अलग बनते हैं, जीर्णावस्था में अलग बनते हैं। तो और उनकी एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं उन सभी किनकी क्रमिक अवस्थाओं में, उन स्थल रूपों की। तो इंग्लिश में, एज द डिफरेंट इरोजनल एजेंसीज एक्ट अपॉन द अर्थ सरफेस देयर इज प्रोड्यूस्ड a sequence of landforms having distinctive characteristics at successive stages of their development। अलग अलग विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं। अब है भूआकृतिक मापक की संकल्पना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट संकल्पना है। भूआकृतिक तंत्र की स्थलाकृतिक विशेषताओं तथा स्थल रूपों की विकास की व्याख्या में भूआकृतिक समय तथा स्थानिक मापक महत्वपूर्ण विचर या प्राचल होते हैं। मतलब अगर हम किसी भूआकृतिक कोई जियोमॉर्फिक सिस्टम है, भूआकृतिक तंत्र है, वहाँ पे स्थलाकृतिक विशेषताओं या स्थल रूपों के विकास की व्याख्या करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तो एक तो भूआकृतिक समय है, जियोलॉजिकल टाइम है, और उसका मापक है स्थानिक स्पेशल। Geomorphical, temporal and spatial scales are significant parameters in the interpretation of landform development and landform characteristics of a geomorphic system। लैंडस्केप, मेन बात तो यह है कि लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्थलाकृति समय एवं स्थान का प्रतिफल होती है। और ये किसके द्वारा दिया गया? सविंदर सिंह जी के द्वारा 1998 में एंड शूमा एंड लिची द्वारा। नेक्स्ट इज भूआकृतिक समीकरण यानी जियोलॉजिकल इक्वेशन। स्थल रूपों की व्याख्या के लिए एक सरल भूआकृतिक समीकरण का निम्नवत प्रतिपादन किया जा सकता है। यानी स्थल रूपों को अगर व्याख्या करनी हो तो उसके लिए एक इक्वेशन डेवलप की के.जे. ग्रेगरी ने 1977 में। सिंपल जियोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन में बी एनविसेज्ड एज अ व्हीकल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एज फॉलोज। मतलब अगर हमको लैंडफॉर्म्स या स्थल रूपों की व्याख्या करनी हो तो इस इक्वेशन को एक बार हम ध्यान से देखें। F इक्वल टू स्मॉल f ब्रैकेट पी एम ब्रैकेट क्लोज डी टी। यानी अगर हम देखें यहाँ पे f क्या है? f तो स्थल रूप है जो हमें दिखाई देता है। अब वो स्थल रूप किसका, किन फैक्टर्स का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, किन चीज़ों का वह प्रतिफल है, उसमें सबसे पहले क्या है? p। p का मतलब है प्रक्रम, पदार्थ है m अर्थात शैल, और dt यहाँ पर है समय। यानी इन तीन चीज़ों प्रक्रम, पदार्थ और समय, इन तीनों का वह प्रतिफल होता है। स्थल रूप प्रकारिकी की संकल्पना। स्थल रूपों के विकास में सिंप्लिसिटी या सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती है। ये भी एक टाइपोलॉजिकल एरर है, यहाँ पर सफलता नहीं है, यहाँ पर ये सरलता होगा। स्थल रूपों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती हैं। यानी जितना सिंपल हमको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस तरह से अलग अलग साइकिल्स होती हैं और क्रमिक रूप से देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। अगर वर्तमान में वास्तव में देखा जाए तो किसी भी स्थान की जो भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वहाँ का जो जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन है, वहाँ की जो स्थल रूपों का जो विकास है, वो इतना सिंपल नहीं होता। एक ही प्रक्रम कार्य नहीं करता, कई प्रक्रम मिलके काम करते हैं। दूसरा, एक प्रक्रम रुक जाता है, कब दूसरा एक्टिव हो जाता है ये पता नहीं चलता।
तीसरी बात यह कि कब कौन सा प्रक्रम शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ और कितनी साइकिल्स उस प्रक्रम की निकल गए, कितने चक्र निकल गए, ये हम नहीं बता सकते। तो यह भी W.D. थॉर्नबरी द्वारा दिया गया, दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज़ मोर कॉमन दैन सिंप्लिसिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कॉमन है। और अंतिम जो हमारी संकल्पना वह है स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना। ये भी काफ़ी यूनिक सी संकल्पना है। इसके अनुसार धरातल की बहुत कम स्थलाकृति टर्शियरी युग से प्राचीन है। मतलब जितनी भी स्थलाकृति दिख रही है, हम जानते हैं कि प्री कैम्ब्रियन से इतिहास शुरू होता है, आज से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का। लेकिन धरातल पे जितनी भी स्थलाकृतियाँ हमें वर्तमान में देखने को मिलती हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो टर्शियरी युग से प्राचीन हैं। सब टर्शियरी युग के बाद की हैं अधिकतर, और अधिकांश जो स्थलाकृति हैं वो प्लीस्टोसीन से प्राचीन नहीं है। यानी टर्शियरी से प्राचीन तो बहुत ही कम है, और अधिकांश जो है वो प्लीस्टोसीन युग से प्राचीन नहीं है। लिटिल ऑफ द अर्थ टोपोग्राफी इज़ ओल्डर देन टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड है 66 से 2.6 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व, और प्लीस्टोसीन जो है वो आज से 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व है। यह संकल्पना भी थॉर्नबरी द्वारा दी गई। तो बच्चों ये समझिए कि ये जो मैंने संकल्पनाएं आपको आज कराई, ये सारी संकल्पनाएं हमारी जो भू आकृति विज्ञान है उसकी मूलभूत संकल्पनाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं हमारी, ये मैंने आपको पहले ही बताया, नेट के अंदर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही हमारे जियोमॉर्फोलॉजी का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप थॉरली पढ़ें, और आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जी, थैंक यू।